मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का चैप्टर है वो वेक्टर है, जिससे एक वीडियोस में हम वेक्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वेक्टर जो है इसका स्टार्टिंग टॉपिक ही है कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किससे कहते हैं? तो प्रत्येक वो चीज़ जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड मीटर पर सेकंड मेजर करते हैं, तो स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन वो लिख लेंगे। एनीथिंग which we can measure, जिसको लोग मेजर कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे किसको मेजर कर सकते हैं? जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को मीटर में डिस्क करेंगे, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकेंड मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में करते हैं, एनर्जी को जूल में करते हैं, etc। ऐसे बहुत सारे हैं, हज़ारों फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ से आता है इतना सारा हज़ारों फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना, इट इज़ टू टाइप्स। इसको दो भाग में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड, किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज़ टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है ना। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड होता क्या है? इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड क्या दे रखे हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 क्या है? ये वैल्यू है। वैल्यू मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना। यानी स्पीड के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, साथ में कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर बोले, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। क्या कहलाता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू अगर दे रखा है कि 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, है ना। वेलोसिटी क्या दे रखा है? वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में? तो नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी वेलोसिटी ये बताना चाह रहा है, ये जो 5 है, ये 5 वैल्यू है, मतलब ये क्या है? मैग्नीट्यूड दे रखा है। और नॉर्थ क्या दिखा रहा है? एक फिक्स्ड डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसलिए वेलोसिटी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो आप अंतर समझ गए होंगे, मेनली डायरेक्शन का अंतर है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हो सकता है इसका। जैसे कुछ स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे हो गया डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, एनर्जी, फ्लक्स, ये 12th में पढ़ना है, etc। ऐसे बहुत सारा है। यानी ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के पास कोई फ्री डायरेक्शन नहीं होता है। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, etc। बहुत सारा है, इतना कम से कम एग्जाम्पल, है ना। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे के पास क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? फिक्स्ड डायरेक्शन है, लेकिन इनके पास नहीं है। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट है कि स्केलर क्वांटिटी में जो एडिशन करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर डन अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रा। कहना ये चाह रहा है कि जब स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसे बोलते हैं 10, तो 10 को 5 के साथ जोड़ना होगा, सिंपल अलजेब्रा के साथ जोड़ेंगे, बोलेंगे 10 + 5 15, है ना। 5 × 5 25, है ना। 100 - 50 50। तो स्केलर क्वांटिटी में, है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो सिंपल अलजेब्रा सा होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
डिविजन स्क्वायर क्वांटिटी से करते हैं, यही 3 मेन चीज़ है ना। इसके लिए स्पेशल वेक्टर्स रूल है, यानी बोल सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक वेक्टर रूल है, ये सारे के लिए वेक्टर रूल है। वेक्टर रूल क्या है? एडिशन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगुलर रूल या फिर पैलोग्राम रूल। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट। मतलब बोल सकते हैं कि इसके लिए एक स्पेशल रूल है। क्यों रूल बनाया गया है? क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ फिर डायरेक्शन है। यदि हम बोलें कि एक वेक्टर है ना वो नॉर्थ की तरफ है, दूसरा वेक्टर जो है वो ईस्ट की तरफ है, दोनों को जोड़िए तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो जोड़ने के लिए एक स्पेशल रूल चाहिए जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स रूल। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे देखिए। यानी देख रहे हैं हम लोग स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस। यानी हम बोल सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। यानी हम बोल सकते हैं अगला पॉइंट में कि डू नॉट फॉलो वेक्टर्स रूल। वेक्टर्स रूल को फॉलो क्यों करेगा? ठीक है, लेकिन ये जो है फॉलो खुद वेक्टर है तो वेक्टर्स रूल को तो फॉलो करेगा। फॉलो वेक्टर्स रूल, वेक्टर्स रूल मतलब ट्रायंगुलर रूल, पैलोग्राम रूल, ये सब क्या है फॉलो करेगा। तो इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन करंट। करंट के पास क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। बोलते हैं कि 5 एम्पियर करंट है तो 5 क्या बता रहा है कि इसका पास मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन, किसी वायर अगर सीधे गया हुआ है तो उसका डायरेक्शन भी क्या है, उसी वायर के अलोंग है, सीधे है। यानी इसके पास क्या है, फिक्स डायरेक्शन है। इसके बावजूद भी करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये जो करंट है ना, ये मेन पॉइंट है क्या है, डू नॉट फॉलो वेक्टर्स रूल। ये वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं करता है ना। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन होना काफ़ी नहीं है, साथ साथ जो है वेक्टर्स रूल को भी फॉलो होना चाहिए, है ना। द करंट जो है इसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो करंट है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका विशेष जो है कैसे ये जो है वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं करता है ना, कैसे ट्रायंगुलर रूल को फॉलो नहीं करता है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और मेन डिफरेंस क्या हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि स्केलर जो क्वांटिटी होगा ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे हम बात करें डिस्टेंस के एग्जांपल को लेके, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर, फिर वापस आया जो है 5 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 5 + 5 = कितना हो गया, 10 मीटर। मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वेक्टर्स क्या हो सकता है ना, में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यानी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है ना। और डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, निगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शन। मतलब ये है, जैसे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट कर लें। हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम बोले कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, इधर गया 5 मीटर, फिर यहाँ से वापस आ गया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इधर गया 5 मीटर + 5 मीटर, वापस कितना आया अपोजिट में -5 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर ये और आगे बढ़ गया होता तो क्या होता है, यहाँ तक जीरो हो गया और निगेटिव में कुछ और आगे बढ़ गया होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। यानी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्या हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये मेन डिफरेंस था। ठीक है, अब हम लोग प्योरली जो है वेक्टर को पढ़ते हैं। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर किसे कहते हैं? व्हाट इज वेक्टर? अगर कोई ए जो है वेक्टर है तो ऊपर हम लोग तीर के निशान दिखाते हैं, तो क्लियर है। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ साथ उसके पास क्या है, डायरेक्शन है। यानी वेक्टर को अगर हम लोग ए वेक्टर लिखते हैं तो ये तीर के निशान वेक्टर के निशान दिखाता है ना। ये वेक्टर की पहचान है, इसको बोलते हैं टेल, ये है हेड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ को हम लोग बोलते, ये लेंथ है, और लेंथ क्या बताता है, वैल्यू बताता है। यानी एक तरह से लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये जो हेड है, ये हेड जो है डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, यानी जो तीर है इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट इसका जो है व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किससे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग ईटा कैप से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, तो डेफिनेशन से क्लियर है कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यहाँ दे रखा है, यूनिट मतलब 1, इकाई। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। यानी बोल सकते हैं वेक्टर विच हैव
विच हैव मैग्नीट्यूड विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब 1, जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा, है ना, क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसे कुछ एग्जांपल है, जैसे हम बोल दें कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि आई कैप जो है, ये आई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये 1 यानी मोड का दिखाता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। जे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। के वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, 1 होता है। और इसका कुछ अगर ये तो क्लियर है कि इस तीनों का आई जे के का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और इसका डायरेक्शन देखा जाए, अगर हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड को, तो एक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में वो आई कैप से दिखाते हैं, और वाई को जे कैप से, और जेड को के कैप से। यानी आई जे के को पास क्या है, डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, इसलिए क्या है, एक यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर जब फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर होता है कोई भी वेक्टर यदि उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो बन जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला बना, जैसे हम बोलें कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे अगर हम बोले कि किसी ए वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ क्या होगा, एक डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर किससे बना हुआ है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम बोले कि ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है क्या, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डिवाइड बाई नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर ये कट गया तो क्या मिला, 1 इंटू डायरेक्शन। यानी यूनिट वेक्टर है क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और साथ साथ कुछ उसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालने कैसे। तो मैग्नीट्यूड निकालने सीखते हैं। मैग्नीट्यूड, अगर कोई ए वेक्टर दे रखा है, बोलता है कि ये 10i है, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, और डायरेक्शन क्या है, एलोंग आई डायरेक्शन, आई मतलब एलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10। लेकिन क्वेश्चन जो अगर इस प्रकार दे दें, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो इसका डायरेक्शन आई के एलोंग नहीं है, यानी आई और जे दोनों को एलोंग है। ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के वेक्टर का होल स्क्वायर। यानी इसका अगर यहाँ पर देखा जाए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो ऐसे निकलेगा, रूट ओवर आई के कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट 4 है, 4 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 25, और इसका जो मैग्नीट्यूड कितना होगा 5। ठीक है, इसको भी चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे, रूट ओवर आई का कोफिशिएंट कितना है, 10 का होल स्क्वायर, और जे के है ही नहीं तो 0, 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 10। तीसरा क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर दे रखेगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी हो गया रूट 12, और ये हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 3i माइनस 4j। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर आई कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट 4 का होल स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 25, और आंसर आ जाता है 5। दूसरे का क्वेश्चन, बी का क्या होगा, बी का जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी वेक्टर, इसका आई का कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी सॉल्व करेंगे, ये 9 हो गया, माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, यानी हो गया 25, और इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 5 यूनिट। थर्ड क्वेश्चन, ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, वो तो क्या करता है कि ए का मैग्नीट्यूड 5 और बी का मैग्नीट्यूड 5 दोनों को जोड़ कर 10 करता है, पर ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये ए प्लस बी पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यानी ए वेक्टर कितना दे रखा है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर कितना दे रखा है 3i प्लस 4j, प्लस बी वेक्टर कितना दे रखा है 3i माइनस 4j, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है कितना 6i। ठीक है, और क्लियर दिख गया
यहाँ इसका जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कितना है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर कितना दे रखा है 3i प्लस 4j माइनस, ये कहता है 3i माइनस 4j। इसको सॉल्व करेंगे, 3i प्लस 4j माइनस 3i, ये हो गया प्लस 4j, ये कट गया, ये हो गया 8j, यानी a माइनस बी वेक्टर इतना आया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो क्लियर दिख रहा है, कितना है 8। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर निकालने। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ द फ्लोइंग इससे पहला क्वेश्चन दे रखे हैं ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, इस क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है 2i माइनस 3j प्लस का 4k, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ओवर आई का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट माइनस 3 का होल स्क्वायर, के कोफिशिएंट 4 का होल स्क्वायर, यानी कितना मिलता है ये 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाई 4 प्लस 9 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा रूट 29 और फाइनल आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाई रूट 29। ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस 2k, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है, हम जानते हैं ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j माइनस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2i प्लस 2j माइनस 2k, नीचे वाले को सोल्व करेंगे 4 4 4 कितना हो जाएगा रूट 12, ऊपर में से 2 कॉमन निकालते हैं, i प्लस j माइनस k बचता है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 रूट 3, 2 गया, यानी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा i प्लस j माइनस k डिवाइड बाई रूट 3। ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे ऐड करें। मान लेते हैं कि एक वेक्टर जो है इधर है, दिस इज ए वेक्टर, एक बी वेक्टर इधर है, ये रहा बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है ना, और ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ते हैं। तो क्लियर है कि ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, तो ए और बी ये कहीं पे बीच के स्पेस पे आएगा। मान लेते हैं ये क्या है रिजल्टेंट, यानी ये क्या है मान लेते हैं ए प्लस बी वेक्टर है, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, यानी रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड का होता है फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी ए क्या है, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ बी क्या दे रखा है, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, यदि क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा ए वेक्टर से, तो मान लेते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए वेक्टर से कितना है फाई है, तो फाई का जो फॉर्मूला बनता है tan फाई इक्वल टू होता है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस दोनों फॉर्मूला को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, इस दोनों को हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, देखिए कैसे ड्राइव होता है। तो ये डायग्राम रहने देते हैं, ये रहने देते हैं डायग्राम, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं बी वेक्टर के एक पैरेलल वेक्टर बी बनाते हैं और ए वेक्टर का पैरेलल वेक्टर यहाँ ए बना देते हैं। ठीक है, यानी हम क्या किए एक बी वेक्टर बनाते हैं ऐसे, ये रहा बी वेक्टर, और इसको ए वेक्टर यहाँ बनाते हैं, ये ए वेक्टर। ठीक है, दोनों इक्वल वेक्टर है, ये भी दोनों क्या है इक्वल वेक्टर है, और नामकरण कर देते हैं, इसका नाम करते हैं ओ,
इसका नामकरण करते हैं ए और इसका नामकरण करते हैं बी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड जो है आगे बढ़ाते हैं इसका, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर क्यों खींच रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल का ही हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हाइपोटेनस वाला जो है ना, इसलिए इसको हम लोग एक परपेंडिकुलर जो है यहाँ खींचते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, ठीक है। हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ सी बी, यानी ओ सी बी में ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी क्या हो सकता है, ये क्या है, बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यानी हम लोग लिख सकते हैं ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ओ सी का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओ सी है क्या, ओ ए प्लस ए सी लिख सकते हैं। यानी सोच सकते हैं ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर, और ये है सी बी का होल स्क्वायर। चलो सी बी और ए सी का वैल्यू फाइंड करके इसमें हम लोग पुट करते हैं। अगर बी और बी ये दोनों पैरेलल है, यदि एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जरा देखें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। यानी पी क्या है इसका, सी बी है, और एच क्या है, बी, क्या है, बी। यानी सी बी हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा, एक ही वैल्यू आ गया। दूसरा, अगर हम यहाँ कॉस थीटा से अगर निकालते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। यानी बी क्या है, ए सी, और एच क्या है, बी, और यहाँ से ए सी आ जाएगा बी कॉस थीटा। यानी इस दोनों इक्वेशन को, यानी इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, दोनों को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। पुट करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा। यानी ये क्या है, ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए है क्या, ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है, ए है, प्लस ये क्या है, ए सी कितना है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सी बी कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बी कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या है, ओ बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें हम लोग बी को कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या बचा, 2ab कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि इतना वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और फाइनल लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी ये क्या है, ओ बी का होल स्क्वायर, ये है ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी इक्वल टू क्या होगा, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं ओ बी इक्वल टू जो होगा वो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी रूट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओ बी क्या है, ओ बी है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है, ठीक है। क्या है, ओ बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है, या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, रिजल्टेंट है। और इसका वैल्यू कितना आ चुका है, फॉर्मूला आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट है इसका ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है। ये tan फाई कितना हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू होता है पी बाई बी। पी क्या है, सी बी है, और बी क्या है, ओ सी है, ठीक है। सी बी क्या है, सी बी है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ओ सी क्या है, ओ ए प्लस ए सी, यानी ओ ए प्लस ए सी है। यानी फाइनली tan फाई में लिख सकते हैं बी साइन थीटा डिवाइड बाई ओ ए कितना है, ओ ए हमारा ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ए हो गया, और ए सी कितना है, ए सी है बी कॉस थीटा। यानी tan फाई के फॉर्मूला बता चुके थे, और ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक। मैंने एग्जाम्पल लिया है एस सी वर्मा का, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये है, एक ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री एंगल बनाता है, और एक बी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 110 डिग्री एंगल बनाता है। यानी इसको बनाया जाए, अगर हम इसको एक्स एक्स अगर है, यदि एक्स एक्सिस है कि एक ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर जो एक्स से कितना एंगल बनाया, 20 डिग्री। दूसरा बी वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर, और ये एक्स से कितना एंगल बनाता है,
110 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो है 3 और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4। बताना है रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है और रिजल्टेंट का जो है एक्स एक्सिस से एंगल कितना है। मान लेते हैं ए और बी वेक्टर रिजल्टेंट कहीं पे ऐसे होगा। उससे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का, वो फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो तो मालूम है। अगर 110 से ये 20 है तो इन दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या आंसर बन जाएगा? ए कितना है? 3 का होल स्क्वायर, बी कितना है? 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए है 3, बी है 4, cos 90 जीरो, जो भी मल्टीप्लाई में सारा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? 9 + 16 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 25 और आंसर आ गया 5 मीटर। डायरेक्ट से मान लेते हैं ये रिजल्टेंट है, ऐसे मान लेते हैं ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ए वेक्टर से ये एंगल क्या बनाएगा? tan phi। तो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, tan phi इक्वल टू होता है b sin थीटा डिवाइड बाई a + b cos थीटा। b कितना है? 4, थीटा कितना हो गया? sin 90 डिग्री डिवाइड बाई a कितना है? 3 और b है 4 cos 90। cos 90 क्या हो गया? 0, यानी 4 sin 90 1 हो गया डिवाइड बाई 3 प्लस 0 हो गया, यानी 4/3। तो इसका मतलब फाई है वो 53 डिग्री। ये एंगल हो गया 53 डिग्री और ये हो गया कितना? 20 डिग्री। टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 73 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब कुछ इसका स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस ये है, मान लेते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। दूसरा, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तीसरा, दो वेक्टर के बीच एंगल क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी क्या है? इसके पैरेलल है। तो ऐसे में अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? हम लोग उसको जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग? दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। कैसे फॉर्मूला देखें, यानी a + b का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये होता है a² + b² + 2ab। दोनों के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है, यानी a² + b² + 2ab cos 0 क्या 1। और ये क्या है? a + b का होल स्क्वायर और ये रूट। ठीक है, ये होल स्क्वायर, रूट से होल स्क्वायर किया, ये मिल जाता है a + b। यानी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? a + b के बराबर। यानी सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। ठीक है, यानी एक पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन, दूसरा भी लगा रहा है सेम डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यदि 90 डिग्री हो, यानी एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर क्या है? इधर हो, दोनों के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है √a² + b²। सिर्फ इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है? 0। रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा कितना है? 90 डिग्री। cos 90 क्या हो गया? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। क्या बचेगा? सिर्फ a² + b²। तो हम लोग डायरेक्ट जो है, अगर 90 डिग्री हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा 180 डिग्री है, मतलब एक ए वेक्टर इधर है, दूसरा बी वेक्टर क्या है? जस्ट अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो एंगल क्या हो जाता है? 180 डिग्री। इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? एक दूसरे में माइनस हो जाएगा। अगर ए वेक्टर बड़ा है तो बी वेक्टर क्या करेंगे? उसमें घटा देंगे, a - b कर देंगे। जैसे इसको कैसे प्रूव करें? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा √a² + b² + 2ab। थीटा कितना है? cos 180 और cos 180 कितना होता है? -1। a² + b², ये -1 हो गया तो -2ab लिख सकते हैं, यानी और ये क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर है, ये रूट, स्क्वायर रूट खत्म, यानी रिजल्टेंट क्या होगा? a - b के बराबर होगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे घटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तक चलते हैं। अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये टॉपिक कहना चाहता है, यदि कोई वेक्टर XY प्लेन पे है, इसका मतलब ये है कि कुछ ए वेक्टर का कुछ वैल्यू x में भी होगा, उधर कुछ वैल्यू y में भी होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, इधर क्या है? y एक्सिस है। ठीक है, और मान लेते हैं कोई एक वेक्टर जो है XY प्लेन पे है, यानी इधर है, ये है ए वेक्टर। मान लेते हैं ए वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं कितना है? a है। ठीक है,
तो ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है तो ए का कुछ कंपोनेंट एक्स की तरफ भी होगा और कुछ कंपोनेंट वाई की तरफ भी होगा, ठीक है। जिस एक्सिस से एंगल बनता है, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स एक्सिस एंगल से क्या है, थीटा है, तो ए वेक्टर का जो है एक्स में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कोस थीटा, ठीक है। ये एक्स है तो आई लिख सकते हैं। ए का वाई में इधर थीटा नहीं है, उधर क्या लिखेंगे हम लोग, ए साइन थीटा, ये कंपोनेंट होगा, इधर जे कैप, है ना। कैसे देखें, मान लेते हैं कि अगर इसको कैसे हम लोग प्रूफ करें कि ये कोस थीटा ही होगा, हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री खींच देते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज कोस थीटा, कोस थीटा होता है बी बाई एच। बी क्या है, एक्स कंपोनेंट, क्या है, एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाई इसका एच, हाइपोटेनस क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा ए कोस थीटा। तो समझ में आ गया होगा इसका एक को एक्स कंपोनेंट ए कोस थीटा कैसे हुआ। यानी किसी भी ए वेक्टर को हम लोग उसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, यानी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट कितना है, तो ए कोस थीटा आई, प्लस वाई कंपोनेंट कितना है, तो ए साइन थीटा जे। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या मैग्नीट्यूड ए के बराबर आता है कि नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट ओवर आई का कोएफिशिएंट ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को मान लेते हैं, बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा ए, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आया ए, यानी जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग ए वेक्टर को दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, यानी ए का जो इधर कोस थीटा, इधर क्या होगा साइन थीटा। इसको कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, जाइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है और एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, एक ए वेक्टर इधर है और एक बी वेक्टर इधर है। ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ये भी एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। और मान लेते हैं कि ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 10 और बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं 10, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करें, तो कोई बोलेगा ठीक है सर इसको मैं सिंपल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ए वेक्टर अगर इसका रिजल्टेंट की बात करें, मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 74 डिग्री, यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस बी भी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 100 कॉस 74 डिग्री। तो सबसे पहले जो है आपको 74 डिग्री लाना होगा और यहाँ पर पुट करना होगा, तब जाके इसको हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन रिजोल्यूशन वेक्टर से जो है उस मेथड से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग एक्स और वाई में इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, है ना, एक्स और वाई में इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो ए वेक्टर का है ना, इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस 37 डिग्री और इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर ए साइन 37 डिग्री। सिमिलरली बी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस 37 डिग्री। बी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी साइन 37 डिग्री, ठीक है। ए और बी दोनों सेम है, ए और बी दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये वैल्यू सेम है, तो दोनों अपोजिट में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम है 10 10, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 साइन 37 डिग्री। अगर हम साइन 37 डिग्री की बात करें तो एक 3/5 होता है और नीचे भी क्या है 10 साइन 37 डिग्री। ये वैल्यू दोनों सेम है तो दोनों क्या होगा कैंसिल आउट। रिजल्टेंट क्या होगा, इधर की ओर होगा और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी ए कॉस 37 डिग्री प्लस बी कॉस 37 डिग्री, यानी ए कितना है 10 कॉस 37 4/5 होता है, प्लस बी है वो भी 10 है और ये कितना है 4/5, यानी 5 दूना 10, यानी ये 8 हो गया, 5 दूना 10 यानी हो गया 8, तो सोल्व करेगा 16। ये हो गया फाइनल आंसर। तो इससे आसानी से हो जाता है। कोई जो है भूल जाता है कि cos 37 डिग्री कैसे निकाले, तो उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और साइड का रेशियो आप 3 4 5 लीजिए। एक साइड 3, दूसरा 4,
तो हाइपोटेनस अपने आप क्या हो जाएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय से ये अपने आप 5 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ साइड रेशियो 3, 4, 5 है तो एंगल 37 डिग्री अपने आप आ जाता है। यानी छोटा साइड, यानी एंगल क्या यूज करेंगे हम लोग 37 डिग्री और 53 डिग्री। छोटा साइड का अपोजिट में छोटा एंगल 37 डिग्री और बड़ा साइड का अपोजिट में बड़ा एंगल 53 डिग्री, जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 37 डिग्री कितना होगा P/H 3/5, यानी साइन 37 डिग्री कितना हो जाएगा P/H 3/5, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा B/H, यानी B क्या है 4 और ये होगा 5। tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा P/B, यानी 3/5, यानी इस मेथड से आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेम इसी प्रोसेस से। एसी वर्मा का क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक ए वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 है। एक इधर क्या है बी वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। एक ऐसे सी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है 2 है। क्वेश्चन है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। क्या फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों वेक्टर को जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये एंगल मान लेते हैं कितना दे रखा है 37 डिग्री। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आसानी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 3 वेक्टर है और सिंपल मेथड एडिशन रूल से अगर हम सोल्व करेंगे तो टफ हो जाएगा। पहले किसी 2 को सोल्व करना होगा, फिर तीसरा सोल्व करना होगा, यानी टफ हो जाएगा। और रिजोल्यूशन से हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यानी अगर इस ए वेक्टर का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5 कॉस, अगर थीटा है तो कॉस यूज करते हैं कॉस 37 डिग्री। यदि ए है तो पहले हम लोग ए ही लिखते हैं, बाद में ए का वैल्यू 5 पुट कर देंगे। और ए का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए साइन 37 डिग्री। बी क्या है, बी जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हम बोल सकते हैं बी पे ही, ये एक्स पे ही लाई करता है तो हम लोग यहाँ सीधे सीधे लिखते हैं बी। ठीक है, इसका वाई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि बी पे लाई कर रहा है। सिमिलरली सी जो है इसका वाई कंपोनेंट होगा, यानी वाई पे ही है तो 2 लिख देते हैं इसका, यानी सी लिख देते हैं पहले फिर पुट कर देंगे। यानी सी का जो है एक्स एक्सिस पर कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि ये क्या है एक्स के परपेंडिकुलर है और लाई कर रहा है वाई पे। यानी रिजल्टेंट पूरे तीनों वेक्टर को जोड़ के हम लोग फाइनल लिख चुके हैं। यानी हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, यानी एक्स कंपोनेंट कितना है ए कॉस 37 डिग्री प्लस बी, ये हो गया एक्स कंपोनेंट आई। या चाहे तो हम लोग इसको यहीं पे सोल्व कर सकते थे। ए कितना है 5 कॉस 37 डिग्री कितना है 4/5 और बी कितना है 3। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाता है 7i। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं एक्स कंपोनेंट कितना है 7i। वाई कंपोनेंट कितना है ए है, ए का वैल्यू है 5 और 37 होता है 3/5 और सी कितना है 2, यानी इसको भी सोल्व करेंगे तो आता है 5, ये हो जाता है 5j। रिजल्टेंट का जो वैल्यू है इतना है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 49 प्लस 25। यानी इसको सोल्व करेंगे ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 74। तो ऐसे आसानी से हम लोग रिजोल्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, फर्स्ट होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर का लेंगे। ठीक है, तो 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी मान लेते हैं कोई 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर है डॉट एक दूसरा का है बी वेक्टर है। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी 2 वेक्टर का डॉट कर रहे हैं ए डॉट बी, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है ए बी
कॉस थीटा, यानी ए क्या है मैग्नीट्यूड है, बी क्या है मैग्नीट्यूड है, और थीटा भी क्या है, किसी का वैल्यू ही आएगा, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड। वैल्यू क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। यानी दो वेक्टर के जब हम लोग डॉट करें तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है, जो फाइनल वैल्यू मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, सिर्फ वैल्यू मिल रहा है। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है। हम बोल सकते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट करने से जो वैल्यू आता है वो क्या होगा, सिर्फ वैल्यू देगा। ऐसा 10, 5, 3 ऐसे वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहला, यदि हम लोग ए डॉट बी करते हैं या फिर बी डॉट ए करते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, कि दोनों क्या है, स्केलर प्रोडक्ट देता है। स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए कीजिए, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो इसको हम लोग ऐसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। तीसरा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वैल्यू 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि मान लेते हैं आई क्या है, एक ए वेक्टर है, और डॉट एक और आई का मान, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। ए डॉट बी करने के बाद वैल्यू क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। यानी आई का ए क्या है, आई का मैग्नीट्यूड। हो जानते हैं कि आई जे के क्या है, कि यूनिट वेक्टर होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 इंटू बी भी क्या है 1, और आई के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। कॉस 0 भी कितना आता है, 1, तो वैल्यू कितना होगा, 1। सिमिलरली जे और जे के बीच भी एंगल 0 डिग्री, के और के बीच भी एंगल 0 डिग्री। ऐसे सब को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। फोर्थ, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि ये ए डॉट बी करने के बाद वैल्यू क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा, और आई और जे के बीच का एंगल, ये रहा आई, इधर हो गया जे, ये रहा इधर के, तो तीनों जो है आई और जे के बीच एंगल कितना होता है, 90। जे और के बीच में एंगल क्या होता है, 90। जे और के और आई के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो A1 B1 ये थीटा कितना है, 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है, 0। तो सब में क्या है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। फोर्थ, मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर है, A1I प्लस B1J प्लस C1K, एंड बी वेक्टर दे रखा है A2I प्लस B2J प्लस C2K। हमको निकालना है फाइंड A डॉट B। कैसे निकालेंगे, A डॉट B, यानी ए वेक्टर ए के जब ए वेक्टर देते हैं, यह है A1I प्लस B1J प्लस C1K डॉट बी वेक्टर क्या है, A2I प्लस B2J प्लस C2K। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि आई सेम आई और आई से मल्टीप्लाई करने पे ही 1 मिलेगा। आई को जे से करेंगे तब भी 0, आई को के से करेंगे तब भी 0। सिमिलरली जे और जे के करने से ही 1 वैल्यू आता है, यानी वैल्यू कुछ आता है, यानी जे को किसी दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू 0 आएगा। इसलिए बेटर है कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी हो जाएगा A1 इंटू A2, आई 1 हो गया, क्या मिलेगा A1 A2, प्लस जे को जे के साथ करेंगे तो B1 इंटू B2 मिलेगा, B1 इंटू B2, जे डॉट जे कितना होता है, 1 हो जाता है, प्लस के और के से करेंगे तो आता है C1 इंटू C2, के डॉट के कितना हो जाएगा, 1, तो हमारा A डॉट B कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि इफ़ ए वेक्टर दे रखा है I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है, और बी वेक्टर है वो दे रखा है I माइनस जे प्लस मान लेते हैं 2K। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे सॉल्व करें, पहला हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी, यानी ए कितना है I प्लस 2J प्लस 3K डॉट बी वेक्टर क्या है I माइनस जे प्लस 2K। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस जे को जे से 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 है, ये हो गया 6, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 x 7 में से 2 गया, ये हो गया 5 आंसर, यानी ए डॉट बी कितना हो गया 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप ए और बी के बीच में एंगल फाइंड कीजिए, एंगल, तो एंगल को कैसे फाइंड करें। दूसरा क्वेश्चन, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए
डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी। अभी सॉल्व किए हैं कि ए डॉट बी कितना है 5, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 5। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर ये दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यानी ए कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट बी क्या हो जाएगा, बी है 1 माइनस 1 2, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 बाई रूट ओवर 9 प्लस 4 13 14 इंटू रूट 1 प्लस 1 2 और हो गया 4, हो गया 6। यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू आया वो आ गया 5 बाई, ये दोनों रूट के अंदर ले जाते हैं, 24 6 कम 84, यानी बोल सकते हैं कॉस थीटा कितना हो गया 5 बाई रूट 84, या फिर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बाई रूट 84। ऐसे हम लोग थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में एक कंडीशन है, इसी डॉट प्रोडक्ट में एक कंडीशन दे रखा रहता है। मान लेते हैं नोट करके, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन दे रखता है कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो उसमें ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाता है 0, तो सारे एक मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या हो जाता है 0। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 5i प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर दे रखा है xi माइनस जे प्लस 2k, है ना, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो पहले से क्लियर कर दिया कि ए और बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी कितना होगा 0। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि ए डॉट बी निकालेंगे। ठीक है, ए कितना है 5i प्लस जे प्लस के डॉट बी कितना है xi माइनस जे प्लस 2k। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो केस क्या है कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5x, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 ये हो गया +2, 0 इक्वल टू 5x, ये क्या हो जाएगा +1, 2 में से 1 -1 गया 1, यानी 1 इधर आ गया तो -1 इक्वल टू हो गया 5x, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/5। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में कई बार आ चुका है और IIT मेंस भी कई बार आ चुका है। लास्ट टॉपिक और तब चलते हैं। लास्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस करते हैं, जब दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस करते हैं, यानी A क्रॉस B, जो प्रोडक्ट आता है वो आता है AB साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए शो करता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और क्या होता है उसके पास डायरेक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं ए बी क्या है, तो ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी ए क्रॉस बी करने के बाद ए क्या वैल्यू मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, साइन का भी एक वैल्यू आता है, यानी ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू है। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। यानी जब दो वेक्टर क्रॉस करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, यानी बोल सकते हैं कैसा प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसलिए क्रॉस को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कर्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ल भी बोलते हैं। और कर्ल का मतलब क्या होता है, रोटेशन। क्या होता है, रोटेशन। यानी अगर दो वेक्टर का, यदि एक वेक्टर ऐसे है और एक बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, एक एक वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच एंगल क्या मानते हैं, थीटा। यदि हम करें ए क्रॉस बी, अगर हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी तो क्या होगा, कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी यानी ए तरफ हाथ रखेंगे और बी की तरफ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये जो
अंगूठा जो है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। यानी क्लियर है कि दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस करेंगे तो एक क्या आने वाला है, प्रोडक्ट वेक्टर ही आने वाला है। मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर जो आ रहा है वो क्या है, सी वेक्टर है। अगर इसको डायरेक्शन निकाले तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, ए की तरफ हाथ रखेंगे, बी की तरफ क्रॉस करेंगे तो अंगूठा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। और ये जो सी वेक्टर है ये इधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी इसको हम बोल देते हैं डॉट बोल देते हैं। डॉट का मतलब बोल देते हैं आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, ठीक है। अगर ये आउटवर्ड है तो ये ए वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है। यानी सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको इसको बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, तो ए क्रॉस बी करे या बी क्रॉस ए करे मैग्नीट्यूड तो सेम आना है, यानी एक सी वेक्टर ही आना है, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी बी क्रॉस ए, बी की तरफ हाथ रखेंगे, क्रॉस करेंगे ए का, बी की तरफ हाथ रखें, क्रॉस करेंगे ए का, तो अंगूठा के साइन क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, जो कि इनवर्ड है, जो क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब क्रॉस में क्या समझेंगे हम लोग, इनवर्ड, यानी बोर्ड के अंदर, यानी बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के अंदर ये भी क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ का बात किया जाए, प्रॉपर्टीज़ का बात किया जाए तो फर्स्ट, क्या ए क्रॉस बी को, क्या हम लोग बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, दोनों में अपोजिट है। यानी ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। दूसरा, यदि ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तीसरा, अगर आई क्रॉस आई किया जाए, जे क्रॉस जे किया जाए, के क्रॉस के किया जाए तो वैल्यू मिलता है 0, क्योंकि इस बार क्रॉस है और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, इस आई का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, लेकिन आई और आई के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये हो गया साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0। सिमिलरली जे और जे के बीच का भी एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0। के और के का भी एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी इन दोनों का सब क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के करेंगे तो 0, ठीक। प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज 4, यदि आई क्रॉस जे करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे और के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो घुमाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं आई है, ये मान लेते हैं जे है, इधर मान लेते हैं के है। अगर आई क्रॉस जे है, आई को जे की तरफ घुमाते हैं तो मिलता है इधर अपवर्ड। ये के वेक्टर है, के को दिखा नहीं सकते इसलिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। यानी क्या मिला, आई क्रॉस जे करने के बाद के मिलता है, दिस इज के वेक्टर। जे क्रॉस के, जे है इधर और के क्या है आपकी तरफ, जे क्रॉस के करते तो मिलता है आई। के क्रॉस आई, के है इधर आपकी तरफ, आई की तरफ क्रॉस करते हैं तो मिलता है जे। तो हर बार तो आप ऐसे करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस कब होगा, क्लॉकवाइज के लिए, यहाँ लिखेंगे आई, ये रहा जे, ये रहा के, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो मिलता है के, जे क्रॉस के करेंगे तो मिलेगा आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो मिलेगा जे। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी उल्टा जाएंगे तो मिलेगा माइनस में। जैसे बोले कि जे क्रॉस आई करेंगे तो मिलेगा माइनस के, आई क्रॉस के करेंगे तो मिलेगा माइनस जे, के क्रॉस जे करेंगे तो मिलेगा माइनस आई। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर मान लेते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k। हमको निकालना है a क्रॉस b, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको a क्रॉस b निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दो लाइन खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं i कैप, j कैप, k कैप। हमको निकालना है a क्रॉस b निकालना है, ठीक है। तो पहले a वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे i की जगह पर क्या है a1 है, यहाँ a1 लिखेंगे, j के लिए b1 लिखेंगे, k के लिए c1 लिखेंगे, ये रहा c1। फिर b की लिखेंगे, i का कोएफिशिएंट क्या है a2, ये क्या है b2, इधर क्या है c2, ठीक है। अब a क्रॉस b लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ i लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस j लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस k लिखेंगे,
फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट लिखना है तो आई का रो और आई से जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, तो ये 4 टर्म बचता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है B1C2, फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है B2C1, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, जे का, तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस या माइनस लिखे फिर प्लस लिखे हो, यही तरीका लिखने का, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, जो मैथ में पढ़ना है, आई माइनस जे ऐसा लिखा जाता है। अब जे का कोफिशिएंट लिखना है तो जे का रो और जे का कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है A1C2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है A2C1। सिमिलरली के का लिखना है, तो ये 4 टर्म बचेगा, यानी हो जाएगा A1B2 माइनस ये बचेगा B1A2। तो ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन में, मान लेते हैं ए वेक्टर दे रखा है 2i + 2j + k, बी वेक्टर दे रखा है i + j + 3k, फाइंड a क्रॉस b। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दो ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ i फिर j फिर k, आई की जगह पे यानी ए वेक्टर लिखेंगे, ये है 2, ये 2, ये है 1, फिर बी के लिए 1 1 3 है तो 1 1 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो क्या लिखते हैं, पहले आई लिखते हैं, फिर ठीक है, फिर लिखते हैं प्लस जे, ये आई के बाद माइनस जे आता है, माइनस जे, फिर लिखेंगे प्लस के, ठीक है। आई को क्या लिखेंगे, तो आई का कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 2 × 3 6 माइनस 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। फिर अब लिखेंगे हम लोग जे का रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 × 3 हो गया 6 माइनस 1 × 1 1 हो गया। सिमिलरली के का लिखेंगे तो बचेगा ये 4, 2 × 1 2 माइनस 2 × 1 ये रहा 2 खत्म। यानी ए क्रॉस बी जो है आने वाला है सॉल्व करने के बाद 6 - 1 5 आई माइनस 6 - 1 5 जे, और ये क्या हो जाएगा 2 - 2 0, यानी 0 के, यानी आंसर आ जाएगा 5i - 5j आंसर। थैंक यू।